Okay, good evening, friends. Welcome you all to CSE Edge and Socratic Debates channel. So, this is the fourth lecture of Rapid Revision Program of Modern History. And in the last lecture, we had done from 1905 until 1927. So, आज हम लोगों को स्टार्ट करना है फोर्थ लेक्चर में फ्रॉम साइमन कमीशन ऑनवर्ड्स, मतलब 1927 के बाद में जो भी घटनाएं घटी थी 1947 तक. काफी बड़ा सिलेबस, थोड़ा फास्ट फास्ट करेंगे. एंड आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू कीप योर रिस्पॉन्सेस एज शॉर्ट एज पॉसिबल. ठीक है, स्टार्ट करते हैं. प्रवीण सर, प्लीज गो अहेड. Okay. Like, why was the Simon Commission came to India? Anyone? वही था, प्रीवियस एक्ट में दिया था टू रिव्यू द वर्किंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड द एक्ट ऑफ, था ना 1919 एक्ट में ऐसा प्रोविजन दिया हुआ था. Why the commission was criticized by the Indians? Like, what was the reason? Whether there was a representation of Because Indians there in was that no commission? Indian member in the commission. Okay. Like, what were the responses, like groups like Congress or the revolutionary leaders? What was their response to the commission? Anyone? Every group opposed it except Justice Party, I think. Right. But why they opposed, like, Justice Party? What was the reason? Justice Party because they want to lobby for depressed class reservation, I think. Okay. Did the Muslim League support or it was against the Simon Commission? Sir, both. In one session, which is presided by M.A. Jinnah, they opposed the Simon Commission, and in another, which is presided by some other person, they supported the Simon Commission. Okay. When the Congress opposed or boycotted the Simon Commission, who was the president of that session? The session of INC in 1927. Who was the president? It was Sir M.A. Ansari. Okay. And this session was held in Madras. Right. Okay, फिर 1928, 29 and 30. Who were the Congress presidents and what was the agenda? 1928. हाँ, मतलब 27 का किया ना, तो 28, 29, 30 ये तीनों भी कर 28 में जवाहरलाल नेहरू आ जाएंगे क्या? मोतीलाल नेहरू. एंड 29 में जेल नेहरू और 30 में सेशन नहीं है, 31 में अपने सरदार पटेल. ओके, 30 में सेशन क्यों नहीं है? भगत सिंह वाज हैंग्ड. Okay, so there was no session 30. अच्छा, what was the major, like major themes of these three four sessions? 27 से लेके 30 तक सेशन में जो भी हुआ था बता दो एक बार, क्या क्या था? 27 में एक बहुत फेमस चीज हुई है, nobody mentioning that, why? हाँ सर, 27 में एक स्नैप रिजोल्यूशन पास हुआ था रिगार्डिंग कंप्लीट इंडिपेंडेंस. That was not a major resolution, that was a snap resolution. And in 28 नेहरू जी ने था. राइट सर, राइट. बताओ ना आगे 28 में क्या हुआ था? रिपोर्ट वाज टेबल्ड. 28 राइट सर. एंड 29 में वो पूरा फंडामेंटल राइट्स आइडेंटिफाई हो गए थे. गांधी इरविन पैक्ट वो 31 में है सर, वो गांधी इरविन पैक्ट वाला. हाँ, ओके. ये जो अपना एक वो था नारा, इंकलाब जिंदाबाद, ये साइमन गो बैक,
who make this slogan? Nehru, Jawaharlal Nehru in 1920. Mohanlal's बता रहा है साइमन गो बैक Yes, Simon go back. और ये इंकलाब Who वाला was the इंकलाब किसने वाला बना तो था? सर वो ये सर इसका आंसर यूसुफ मेहरोली है हाँ हाँ वही है Correct, correct. किसका सर? एंड प्लीज एक बार इंकलाब समराइज कर जिंदाबाद देना वो ना। भगत सिंह। सर ये साइमन कमीशन आया था उस टाइम पे, ये जो फेमस स्लोगन था साइमन गो बैक, इट वाज इनिशिएटेड बाय यूसुफ मेहरोली। ही वाज मेयर ऑफ बॉम्बे। ओके सर, थैंक यू। एंड दूसरा वाला? इंकलाब जिंदाबाद सर, आई एम नॉट श्योर, आई थिंक इट इज भगत सिंह। No, it's not Bhagat Singh. He popularized. ये जो वर्ड है जैसे कि काफी जगह है, पहले ये 1905-6 में भी मेंशन किया हुआ था, फिर ये 1931 में मेंशन किया। डिफरेंस क्या है इन दोनों में, मतलब स्वराज वर्ड में? यार ऐसा दिया ना, सर देखो, इन 19 इनकिलाब सर बताइए। इनकिलाब जिंदाबाद coined by हसरत मोहानी, मौलाना हसरत मोहानी in the year 1921, Okay. and then शहीद आजम भगत सिंह स्पीचेस एंड राइटिंग के थ्रू पॉपुलराइज करा था। जब उन्होंने बॉम्ब फेंका था ना बॉम्बे लेजिस्लेटिव सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में 1929 में, उस टाइम पे भी उन्होंने ये नारा का यूज किया था। हाँ, ठीक है, तो ऑल राइट, चलो आगे। यार एक रिक्वेस्ट है सभी के लिए ना, प्लीज अपने फोन में लैपटॉप में गूगल सर्च ओपन कर लीजिए, अपने अपने नोट्स अपने अपने बुक्स ओपन कर लीजिए एंड कंट्रीब्यूट व्हाटएवर यू कैन शेयर ना। Bharat Choro was a slogan given by एम के Yusuf गांधी। Mehrali. Yusuf Mehrali. I have shared few slogans which were popular. You can look at them in the group. There are 3 to 4 are there. Okay, what were the recommendations of Simon Commission? Important recommendations. Anyone? यार बता दो यार, ये साइमन कमीशन का रिकमेंडेशन तो कहीं नहीं पढ़े थे। लक्ष्मीकांत में दिया है 2-3 लाइन, मुझे याद नहीं आ रहा क्या था। साइमन कमीशन को व्हाइट कमीशन भी बोलते हैं, क्योंकि इसके सारे मेंबर ही ब्रिटिशर्स थे, इसमें एक भी इंडियन नहीं था। I will read out few statements regarding Simon Commission recommendations. Let me know whether it is right or wrong. Okay. Okay. Simon Commission was an all white commission. First statement, true or false? Quick. Right, sir. Be quick. True. Okay. It supported it accepted the idea of federalism. Right, True. sir. It also it suggested that Indian army should be Indianized. True. Right. फॉल्स लग रहा है ये। True है. ओके। It also supported the universal franchise. False. False. And this commission recommended to separate Burma from Indian nation. Okay. True. Right, sir. पूरा किसी के पास रिकमेंडेशन कर दो कोई जल्दी लक्ष्मीकांत में, मैं देख रहा हूँ।
तब तक मेजर कोई रिकमेंडेशंस आगे ऑफ नेहरू रिपोर्ट क्या सर? हाँ सर, हाँ कृपा सर बताएं। हम बोल रहे थे कि तब तक कोई आगे बढ़ो, जो देख रहे हैं वो Okay. देखेंगे। Okay. Nehru report. नेहरू What was it related? There was a committee formed. Who were the members? Important members. It was तेज बहादुर साहू, सुभाष चंद्र बोस, MSNA, मंगल सिंह, अली इमाम, शोएब कुरैशी, GR प्रधान, and What was it presided by about? ML Nehru. What was It is it about? about making the constitution, drafting a constitution for India. Can we say that And the basis of our Indian constitution, the preamble or the whole constitution is based on the Nehru report? yes, sir. Many features are related. There are many features which are common between constitution and this report regarding fundamental rights and link and parliament's provisions, I think. Nehru Okay. proposed for Motilal Nehru proposed for the dominion status, which Yes. was not accepted by the Jawaharlal Nehru and the many of the Congress leaders. Right, sir. Okay. And, Okay. I will read and out also the. Okay. Go ahead. and also मतलब कि there was provision for the citizenship and the fundamental right. Okay. और Uh, और रिलीजन के आधार पे सेपरेट इलेक्टोरेट के डिमांड को मतलब रिजेक्ट कर दिया गया था। इसलिए जिन्ना ने नेहरू रिपोर्ट को अस्वीकार करके वो आगा खां और मोहम्मद शफी के साथ चले गए थे और उसने ऑल इंडिया मुस्लिम कांग्रेस का पार्टी बनाया था। वो जिन्ना तो 1920s में कांग्रेस छोड़ के चले गए थे ना, जब कॉन्स्टिट्यूशन कांग्रेस ने अपना कॉन्स्टिट्यूशन चेंज किया कि हम नॉन कॉन्स्टिट्यूशन मेजर भी यूज करेंगे, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशन होते हैं, तो वो तो पहले ही उधर थे ना, ऐसा तो नहीं है कि इसके बाद ज्यादा चले गए हो। सर हाँ, 1920 का सेशन हुआ था शायद, उसके बाद कांग्रेस ने वो चेंज किया था ना कि वी वांट फ्रीडम एट जस्ट नॉट ओनली थ्रू कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड्स, थ्रू अनकॉन्स्टिट्यूशनल मेथड आल्सो। एट दैट टाइम दीज पर्सन्स लाइक जिन्ना रिजाइंड फ्रॉम कांग्रेस। जिन्ना, सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे और एक दो लोग एनी बेसेंट भी थे, तो काफी लोगों ने रिजाइन किया था उसको। एंड सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने उस टाइम पे कोई ऑर्गेनाइजेशन भी बना ली थी, लास्ट टाइम क्वेश्चन पूछा था किसी ने, इंडियन फेडरेशन इंडिपेंडेंस लीग, समथिंग लाइक दैट। राइट सर। हाँ सर, पूछिए। Anyone can list down the important recommendations of Nehru report. Did it supported the separate electorate? No, they didn't support the No, separate electorate. they have rejected the idea of separate electorate on the basis of religion. सर मैं समराइज कर देता हूँ। इसमें फर्स्ट है डोमिनियन स्टेटस रिकमेंड किया था, सेकंड रिजेक्शन ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट, थर्ड लिंग्विस्टिक प्रोविंसेस के लिए रिकमेंड किया था, 19 फंडामेंटल राइट्स, रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट एट द सेंटर एंड प्रोविंस, और इंडियन पार्लियामेंट का मतलब कॉन्स्टिट्यूशन लिखा था कितने मेंबर होने चाहिए, कैसे कैसे इलेक्ट होगा, और इसका प्रोविंशियल काउंसिल के बारे में लिखा था, फुल प्रोटेक्शन ऑफ कल्चरल and religious interest of Muslims and complete disassociation of religion from state. Last statement, can we say it as a secular state? Right, sir. Then we can say that the basis of our secular, like few people criticize that the secular was added in the 42nd Amendment, Constitutional Amendment. Can we say that it was brought out? Yes, sir. We can say that it was part of our freedom struggle. Okay. What was the proposal? रिपोर्ट के अंदर एक बात और थी ना कि जो सिस्टम होगा ये यूनिटरी होगा, मतलब फेडरेशन का कोई सीन नहीं था उसमें नेहरू रिपोर्ट के अंदर। नहीं सर, वो फेडरेशन का भी सीन था उसमें, उसने प्रोविंशियल काउंसिल के लिए बोला था, बट उसने जो रेजिडोरी पावर रखी थी वो सेंटर के पास रखी थी। जिन्ना ने इसे अपोज किया था, जिन्ना टोल्ड कि रेजिडोरी पावर शुड बी विद स्टेट। ओके।
और उन्होंने बाई कैमेलर लेजिस्लेटिव असेंबली का मतलब उन्होंने प्रपोजल दिया था। हाँ, बट ओवरऑल उनका जो अप्रोच था जो यूनिटरी गवर्नमेंट की तरफ था। मेरा मतलब ये जैसे कि सेंटर का थोड़ा ज्यादा पावर रहेगा, रेजिडुअरी पावर भी अपने सेंटर के पास रहेगी। Right, sir. There are three things: Delhi proposal, Delhi manifesto, and Delhi pact. क्या डिफरेंस है दिल्ली तीनों पैक्ट में? तो Summarize, गांधी summarize. गांधी इरविन वाला, वो तो दिल्ली पैक्ट है, गांधी इरविन का हुआ था, ठीक है। दिल्ली प्रपोजल से मोहम्मद अली जिन्ना ने ये जो नेहरू रिपोर्ट में था उसमें उन्होंने बताया था कि ये कुछ चेंज वेंज करो। और एक कौन सा था? डेली मैनिफेस्टो। हाँ, मैनिफेस्टो वो था कि जो साइमन कमीशन की रिपोर्ट आई थी उसके बाद कैसे क्या डेवलपमेंट होना है, मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट कैसे होना, जो इंडियंस ने किया था, ऑल इंडिया जितनी पार्टी थी वो सब मिल के बैठ के डिसाइड करेंगे कैसे क्या होना। सर मैं थोड़ा करेक्ट कर देता हूँ, डेली प्रपोजल सही बताया आपने, बट डेली प्रपोजल एक जिन्ना ने जो प्रपोज किया था 14 पॉइंट्स थे, वो डिफरेंट थे। नेहरू रिपोर्ट आने के बाद किया था उसने। उससे पहले क्या हुआ था, एक डेली प्रपोजल हुआ था, उसमें मुस्लिम लीग ने अपने रिकमेंडेशन दी थी कि जब नेहरू रिपोर्ट बनेगी तो उसमें हमारी ये डिमांड्स हैं, उन्हें आप एक्नोलेज कर लेना। एक तो ये हो गया। डेली मैनिफेस्टो क्या है, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को का मतलब वो हो गया था कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस अब होंगी, तो उसके लिए ऑल पार्टी मीटिंग हुई थी, तो उसमें प्रपोजल था कि हमारी क्या क्या डिमांड रहेंगे हमारी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में। एंड डेली पैक्ट सर आपका बिल्कुल सही था, गांधी इरविन पैक्ट को डेली पैक्ट बोलते हैं। एम आई क्लियर ना सर? हाँ, क्लियर है, ठीक है। ये मैं पूछ रहा था जो अपना स्वराज वर्ड है, जैसे कि 1905 का जो अपना सेशन हुआ था कॉमनिस्ट का, अपन ने इनको वहां भी मेंशन किया था। उसके बाद नेहरू ने पूर्ण स्वराज बोला। उसके बाद ये 1931 वाला जो कराची सेशन था, वल्लभ भाई पटेल इसके चेयरमैन थे, उसमें भी हमने स्वराज डिफाइन किया है। तो ये डिफरेंट क्यों, डिफरेंस क्या है इसमें? लास्ट वाले में क्या डिफाइन किया हमने 1931 वाले में? लास्ट वाले में सर वो कंप्लीट इंडिपेंडेंस है। कंप्लीट इंडिपेंडेंस ने 29 वाले में बोला ना, इसमें नेहरू प्रेसिडेंट थे। फिर 1931 वाले में भी कुछ हुआ है ना स्वराज से लिंक। जो 1927 जो है ना, वो जो स्नैप रेजोल्यूशन निकाला था, उसमें स्वराज वर्ड यूज नहीं लिखा बुक में, उसमें लिखा कंप्लीट इंडिपेंडेंस के लिए, मतलब वो प्रपोजल गया था। वो जो 1929 में तो पूर्ण स्वराज बोला है ना, नेहरू ने खुद ही बोला है। राइट सर 29 वाला पूर्ण स्वराज है। एक्चुअली हुआ ये है कि 31 वाले में हम लोगों ने डिफाइन किया है कि जब ये वल्लभ भाई पटेल थे प्रेसिडेंट, की स्वराज का मतलब क्या होता है, नॉट ओनली पॉलिटिकल बट आल्सो द इकोनॉमिक एम्पावरमेंट ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया। हमने स्पेसिफिकली डिफाइन किया क्या क्या डायमेंशन हो सकते हैं, तभी तो उसमें फंडामेंटल राइट्स पे रेजोल्यूशन आया था और नेशनल इकोनॉमिक जो प्लानिंग होता है उस पर भी रेजोल्यूशन आया था। ये डिफरेंस है। और ये फिर गांधी का जो कंस्ट्रक्टिव वर्क है जो अपन का, कि ये अनटचेबिलिटी के लिए वगैरह के लिए, उसमें नाम बताओ, 3-4 ऑर्गेनाइजेशन है ना उधर 1931 के आसपास। उन्होंने सर उससे एक पहले डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन थी, शायद उसका नाम बदल के हरिजन सेवक संघ कर दिया था आई थिंक, जिसकी वजह से अंबेडकर जी ने मतलब उससे रिजाइन कर दिया था उस ऑर्गेनाइजेशन से। अच्छा, ये डिप्रेस क्लास तो अंबेडकर का था ना या गांधी का था? Harijan Sevak Sangh was about Gandhi ji. Depressed was Ambedkar. ओके, हाँ। 3 थे ना, एक तो ऑल इंडिया एंटी अनटचेबिलिटी लीग था गांधी का, हरिजन। वॉइस उसका, हाँ, सेम नेम. If it is in Hindi, it is Harijan Sevak Sangh, and in English it is called All India Anti-Disability League. I think same organization but different. हरिजन एक न्यूज़पेपर भी था ना, हरिजन करके, वीकली न्यूज़पेपर समथिंग। हाँ। डिप्रेस क्लास में भी 2 थे ना, 2 सोसाइटी थी डिप्रेस के नाम से। कौन कौन सी? एक तो अंबेडकर की थी और एक और अलग थी, वो भी ऑल डिप्रेस। इंडिया फेडरेशन समथिंग लाइक दैट, अंबेडकर का भी था। All India Scheduled Caste Federation. और डिप्रेस क्लास सोसाइटीज।
हाँ ओके ओके। सर एक क्वेश्चन है, वो जो अपना मेंस में एक बार क्वेश्चन आया था ना कि वाई शेड्यूल कास्ट आर कॉल्ड शेड्यूल्ड कास्ट ऐसे करके, तो वो हाँ कौन सा एक्ट था जिसमें ये यूज किया था, मतलब कास्ट शेड्यूल कास्ट लिस्ट की गई थी? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 1935। ओके। ठीक है, पूर्ण स्वराज वाला हो गया अपना जो ये। और क्या क्या हुआ था जो अपने 29 वाला सेशन हुआ था कांग्रेस में, उसमें एक तो अपन ने पूर्ण स्वराज पे बोला था, और उसमें हमारा जो तिरंगा होता है ना ट्राई कलर वाला, हमने उसको भी अडॉप्ट किया था उसके अंदर। और 26 जनवरी 1930 हम अपना फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे मनाएंगे। ये 2 दिन हुए थे उसके अंदर। जिन्ना और spreading और 29 वाले में सुभाष चंद्र बोस ने एक प्रपोजल उन्होंने प्रपोज किया था। उसमें उन्होंने बोला था कि जैसे कि एक पैरेलल गवर्नमेंट हमें देश में हम इस्टेब्लिश करना चाहिए। कांग्रेस का मतलब ये एम होना चाहिए। तो इसका गांधी जी ने इसका अपोज किया था, तो जिससे सुभाष चंद्र बोस जो थे उनसे फिर अलग होकर के उन्होंने कांग्रेस डेमोक्रेटिक पार्टी उन्होंने लाहौर में बनाया था। कांग्रेस डेमोक्रेटिक पार्टी। हम्म। ओके। और ये जब क्या नाम है नेहरू रिपोर्ट आई थी उस टाइम भी तो उन्होंने क्या नाम है, ठीक है, नेहरू और सुभाष बोस ने अपना इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग बनाया था ना रिपोर्ट से। हाँ राइट सर, 2 लीग है सर, इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया लीग 2 बार है। एक तो यहाँ पर है 1928 वाले सेशन में, और एक सर वहां है जब गांधी जी मतलब त्रिपुरी सेशन में आई थिंक, जब वो अलग हो जाते हैं तब भी एक इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया लीग कुछ बनाते हैं सर। ऐसा आएगा सर आगे, लक्ष्मी इसमें दिया हुआ है स्पेक्ट्रम में दिया है। स्पेक्ट्रम में। राइट सर। उसके बाद ये फिर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हो जाएगा अपना। तो उससे गांधी ने मूवमेंट स्टार्ट करने से पहले 11 डिमांड रखी थी ओएसडब्ल्यू के सामने। तो उसमें कुछ जनरल डिमांड थी अपन की, कुछ बोर्जोरी स्पेसिफिक डिमांड थी, और कुछ पीजेंट के लिंक डिमांड थी। ठीक है। और वाई सोल्ट वाज चोजन एज ए सेंटर फॉर्मूला, कोई बता सकता है ऐसा क्यों हुआ एक लाइन में? Sir, salt was the most inhuman tax, मतलब who reaches to the starved people. Every nook and corner of the country was connected to it. हाँ, मतलब बेसिक थीम वही है कि हर नमक तो हर कोई यूज करता है ना, वेट इज अपर irrespective मिडल। of rich or poor. हाँ और हम जो पुअर पीपल होते हैं जो हमारी कंट्री के स्टेटा के, वो लोग इन पे ज्यादा पैसे जाते हैं ना इस चीज पे। उनके लिए बहुत ज्यादा कॉस्ट होता है, मतलब नमक का पैकेट लेना ही बहुत बड़ी बात होता है। तो वही चाहते थे कि हर क्लास का पीपल, नुक एंड कॉर्नर के लोग मूवमेंट से जुड़ जाए। हाँ ठीक है। How many people were with Gandhi during at the start of Dandi March? अब यार ये तो कौन पूछेगा। Just informative है, ऐसे ही मेंस में लिखने के लिए। 78% थे उनके साथ। और Okay. INC में 73 नहीं थे, फर्स्ट सेशन में 73 राइट, INC सेशन 72 72 ओके। इधर मतलब 78। पार्टिसिपेट 100 लोग किए थे, लेकिन उसमें से साइन 72 लोग ही किए थे। और ये गांधी जी ने ना 240 माइल्स का डिस्टेंस कवर किया था, मतलब कि साबरमती से डांडी के बीच में। अब इसको 1.6 से मल्टीप्लाई करें, यू गेट टू नो द किलोमीटर। ठीक है। तो लगभग एंड 12 मार्च को शुरू किया था और 6 अप्रैल को दांडी पहुंच गए थे सर। सर बहुत अच्छा हिस्ट्री प्रिपेयर किए आप, एकदम डाटा वाटा सब रट लिए हैं। अरे बुक से देख के बता रहा हूँ मैं। यार डिस्टेंस ठीक है, फिर ये अपन का मूवमेंट चालू हो गया था। तो सिविल डिसोबीडियंस और नॉन कोऑपरेशन में क्या डिफरेंस होता है, मतलब दोनों मूवमेंट में क्या कैसे डिफरेंशिएट करेंगे हम दोनों में? सिविल डिसोबीडियंस में सर पहले फर्स्ट में ही लॉ ब्रेक कर दिया जाता है, जस्ट लाइक जो इसका सोल्ट लॉ था वो ब्रेक कर दिया गया था। और नॉन कोऑपरेशन में ये होता है कि हम आपकी गाइडलाइंस को फॉलो नहीं करेंगे। टैक्स पेइंग। ओके। बट क्या नाम है कि जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट है उसमें मुझे लगता है 2 स्टेज होती है। पहला स्टेज होता है आप बॉयकॉट करते हो, जैसे कि हम लोग जो इंडियंस चीज है उनको यूज करेंगे, लोकल प्रोडक्ट को यूज करेंगे, फॉरेनर्स को यूज नहीं करेंगे। फर्स्ट स्टेज अचीव हो जाएगा, देन वी विल मूव टुवर्ड्स कि हम टैक्स नहीं देंगे,
फिर टैक्स का भी अचीव हो जाएगा तो फिर उसके बाद हम लो तोड़ेंगे उसमें, ऐसा रहता है। लेकिन सिविल डिसोबीडियंस में हम डायरेक्टली लो तोड़ते हैं पहला। ये मैंने स्पेक्ट्र में पढ़ा है, मतलब मैंने वो नहीं है, उसमें दिया हुआ है स्पेक्ट्र में कि नॉन कोऑपरेशन में क्या क्या करना था। तो अपन का जो नॉन कोऑपरेशन चालू हुआ उसमें लास्ट के 2 स्टेज होती है, नॉन पेमेंट ऑफ टैक्सेस और लो तोड़ने वाला, वो अचीव ही नहीं हो पाया। और सिविल डिसोबीडियंस में क्या होता है, हम पहले सीधा लो तोड़ते हैं उसके बाद। इसमें भी होता है कि आप टैक्स वैक्स ना दो, लेकिन इसमें डायरेक्ट अटैक होता है अथॉरिटी पे, गवर्नमेंट की अथॉरिटी पे। हम लो को ही अबाइड नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। राइट सर। ठीक है, इसका स्प्रेड देख लो साल्ट मूवमेंट का कहाँ कहाँ हुआ। तमिलनाडु वगैरह में लीडर बता दो लोकल। तमिलनाडु में कौन था, मालाबार में कौन था? मालाबार में तमिलनाडु तमिलनाडु में में सर राजगोपालाचारी। तमिलनाडु में सी राजगोपालाचारी थे। उन्होंने त्रिचनापल्ली से वेदारण्य तक उन्होंने नमक यात्रा उन्होंने किया था। और मलाबार में और वो मद्रास के महत्वपूर्ण गांधीवादी नेता उनको माना जाता था। मद्रास में उन्होंने सी राजगोपालाचारी को। और मलबार में के केलापन। हाँ, वाइकोम सत्याग्रह। हाँ, कोई बोल रहा था वाइकोम सत्याग्रह क्या है? हाँ, वो वाइकोम सत्याग्रह जो के केलप्पन थे ना, वही उन्होंने ही शुरू किया था, वो इसी में सिविल डिसोबीडियंस में। बट यार वो तो 1920 में हुआ था ना। वो तो मुझे लगता है पहले हो चुका था, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के टाइम पर। The same leader who led the salt सत्याग्रह। सब सेम है बट टाइमिंग अलग अलग है। हाँ, ओके ओके, ठीक है। तमिलनाडु में हो गया, मलाबार में हो गया, असम में भी हुआ था ना। और केलप्पन में मालाबार में जो केलप्पन थे, उन्होंने कालीकट से पेन्नार तक उन्होंने यात्रा किया था। उड़ीसा में गोपचंद बंधु थे, उन्होंने बालासोर, कटक और पुरी में उन्होंने नमक सत्याग्रह आंदोलन उन्होंने चलाया था। आसाम में सिलहट में और बंगाल में, बंगाल मतलब आज का बांग्लादेश, बंगाल के नोआखाली में भी, हाँ, वहां पे नमक कानून तोड़ने का वहां पे ट्राई किया गया था। तो असम के जो नेता थे वो तरुण राम फूकन थे। चंद्रप्रभा शेखानी है। चिटगांव सूर्य सेन आर्मी रेड बताओ मेरे को, क्या सीन है इसका? ये भी इसका पार्ट था ना, उसी टाइम हुआ था ये 1930। हाँ, सूर्य सेन वाला क्या था इसमें? अपनी खुद की सेल्फ गवर्नमेंट बना दी थी, ऑलमोस्ट अबाउट फॉर ए वीक। उन्होंने जो इंस्टीट्यूशन थे, ब्रिटिश इंस्टीट्यूशन, उनको मतलब खत्म करके अपनी सेल्फ गवर्नमेंट बना दी थी। वो जब ब्रिटिशर्स आए इन्हें, तो ये जंगलों में चले गए थे। They raided the police station. They raided the police station and arms from the British police stations. And Surya Sen, who is also popularly known as Master Da, was assisted by Preetilata Vadeer, Beena Das, and Kalpana Dutt, I think. हाँ ठीक है, बट ये लोग मतलब आर्मरी ने रेड वेड की, फिर उससे कैसे गवर्नमेंट बनाया? मतलब कि दे हैव कट द रेलवेज लिंक, इट वाज आल्सो रिटन स्पेक्ट्रम। तो गवर्नमेंट कैसे एस्टैब्लिश किया, मुझे समझ नहीं आ रहा। नहीं सर, उन्होंने अनाउंस कर दी कि हमारी प्रोविजनल गवर्नमेंट है हमारे इस एरिया के लिए, चिटागोंग के लिए, जहां इससे हम रूल कर रहे हैं ऐसा करके। क्योंकि उन्होंने सारे जो लिंक थे आउटसाइड के, वो तो खत्म ही कर दिए थे जहां से ब्रिटिश आ सकते थे। तो फॉर अबाउट ए वीक उन्होंने रन किया। और जैसे ही फिर ब्रिटिशर्स वगैरह की मतलब पूरी मिलिट्री ऑपरेशन होने लगा, तो वो फिर अपना मतलब इधर उधर निकल गए। ठीक है, फिर ये एक पेशावर से अपने गफ्फार खान ने चलाया था रेड शर्ट सोसाइटी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बताओ क्या है? Like Abdul Khan Ghaffar Khan, he established a volunteers like a brigade to fight against this British government's laws. हाँ, उनको मैं बता दूं, ये वो नॉन वायलेंट थे वो सब। हाँ, फ्रीडम करेंगे बट वाया नॉन वायलेंट मींस, आई मीन इट वाज अ प्लेज गिवन टू दीस पीपल कि they are not going to take the law into their hands and follow the non cooperation thing, non violence. What was the new monthly newspaper or started by Khan Abdul Ghaffar Khan? It was पख्तून सर। राइट, पख्तून। और इनका 2-3 नाम है इन लोगों के, खान साहब के। एक तो है बादशाह खान और दूसरा है फ्रंटियर गांधी। ये फ्रंटियर गांधी क्यों बोलते हैं इनको?
तो ये वहां से इलाके वाले थे, पेशावर वाले इलाके से थे, हाँ, और नॉर्थ दूसरा वेस्टर्न नॉर्थ वाले फ्रंटियर से बिलीव बोयज। करते थे, इसलिए फ्रंटियर गांधी इनका नाम रख दिया। ठीक है। हाँ, who led the इफेक्टिवली मूवमेंट को लेड किया था, तो वहाँ आर्मी जो गई थी वो गढ़वाल, उनका गढ़वाल आर्मी थी, मतलब गढ़वाल राइफल सोल्जर्स थे। उन लोगों ने इनके ऊपर गोली चलाने से मना कर दिया था। ओके। हाँ, one question, who led the salt satyagraha in Bihar? Please repeat the question. Who led the salt satyagraha in the state of Bihar? Like they can ask in the match the following, right? Statements. राजेंद्र प्रसाद, No. नहीं, कोई अंबिका known- कांत सर, अंबिका कांत सिन्हा। हाँ, yes. क्या Right, नाम right. है? अंबिका अंबिका Sinha. कांत सिन्हा। What is कुछ इनके बारे में बताएंगे क्या? I haven't read about her. मुझे लगता नहीं कि मतलब अगर न्यूज व्यूज में नहीं है ये, और इतना कोई इम्पोर्टेंट पर्सनालिटी मुझे लगा नहीं, मैंने इसलिए छोड़ दिया इनको। हाँ, But don't know when they can ask. हाँ Okay, सर, बट ये क्वेश्चन के लिए क्या करूँ? Okay, what was Cunningham Circular related to? It was in the same. It was in वो Assam, असम sir, के regarding स्टूडेंट ने हाँ, Right, sir. one person. असम के स्टूडेंट को मतलब गवर्नमेंट ने एक रूल लाया था, उसके अंतर्गत क्या था, जितने भी स्टूडेंट थे उनको अपने पेरेंट्स से मतलब गुड कैरेक्टर का उनको एक सर्टिफिकेट उनको लाना होता था कि मतलब इनका कैरेक्टर सही है। इसी के अगेंस्ट में असम के जो स्टूडेंट है कनिंघम इसी रूल को बोलते हैं, कनिंघम सर्कुलर बोलते हैं। इसी के अगेंस्ट में असम के छात्र मतलब असम के स्टूडेंट ने इसका विरोध किया था। ठीक है। गांधी के जो बेटे थे ना, मनीलाल, ही वाज आल्सो पार्टिसिपेटरी इन दिस सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। कहाँ से था ये, इनका बताओ, कोई किसी को बताओ तो। सरोजनी नायडू के साथ थे सर, ये वो धरसाना साल्ट वर्क्स पर। ये कहाँ, गुजरात में ही है क्या? हाँ, आई थिंक सर गुजरात में ही होगा। गांधी की yes, yes, बेटी थी क्या? हाँ ठीक है, गांधी की चलो। बेटी थी। अरे छोड़ो सर, क्या अच्छा, इस टाइम इंदिरा गांधी भले ही इसने माजीरी सेना का गठन किया था, जवाहरलाल नेहरू की जो बेटी थी। सभी उसे बच्चा से कुछ बच्चा मिलकर के वानर सेना बनाया था, लड़की लोग मिलकर के माजीरी सेना बनाई थी। इसमें इंदिरा गांधी भी थी। कब बनाया था ये? यही सविनय अवज्ञा सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट के टाइम पे। ओके ओके, ठीक है। और बिहार में क्या था, बिहार में तो नमक का वाला कोई सिस्टम था नहीं, तो बिहार में लोग टैक्स नहीं देने के लिए आंदोलन चलाए थे। हाँ, Okay, हाँ, then बिल्कुल। thanks. और अब ये मास पार्टी में दिया। हाँ बताओ सर, और बताओ। फॉरेस्ट के जो था, फॉरेस्ट रूल के अगेंस्ट में उसी टाइम पे मध्य सेंट्रल प्रोविंस, महाराष्ट्र एंड कर्नाटका में ये सत्याग्रह चलाया गया था। Whether tribals participated in this movement or not? They participated because of their forest rights under the pump, so they are opposing the Britisher. हाँ सर, दो नाम है इसमें, ये छोटा नागपुर प्लेट्यू से बोंगा माझी और सोमरा माझी। Yes. अच्छा, बोंगा मांझी। हाँ सर, ये माझी हैं, मतलब माझी मिलती है कास्ट उधर छोटा नागपुर झारखंड वाले एरिया में, तो बोंगा माझी और सोमरा माझी। हाँ ठीक है। फिर अगला ये एक्सटेंट ऑफ मास पार्टिसिपेशन। तो वुमेन के लिए तो बहुत ही लिबरेटिंग एक्सपीरियंस रहा इसमें, क्योंकि गांधी जी ने ओपनली बोला था वुमेन शुड बी पार्टिसिपेटरी एंड ही वांट्स एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ द वुमेन ऑफ इंडिया। तो दे पार्टिसिपेटेड इन हिज नंबर। Muslims participated. हाँ, स्टूडेंट्स लोगों ने भी अच्छा किया। मुस्लिम का दे पार्टिसिपेटेड, बट उनका नंबर बहुत कम हो गया था इफ यू कंपेयर विद द सिविल ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। Non-cooperation. Okay. उसके बाद मर्चेंट्स और पैडी ट्रेडर्स ने भी अच्छा किया था इसमें। ट्राइबल्स ने आप ही बोल दिया है, और वर्कर्स का भी अच्छा था। मतलब सबने अच्छा किया है, बट मुस्लिम पीपल हैव रिड्यूस्ड देयर पार्टिसिपेशन टू अ वेरी वेरी रीजनेबल अमाउंट।
due to that 1929 resolutions or what, like the Gandhiji's 11 demands, or what made them to be stay away from this civil disobedience movement? No, because in non-cooperation they had like Khilafat issue, but this time they had no issue, specific issue to the religion. That's why. और ये जो आपका And due to mobilization by Muslim League, I think Muslim League was not they didn't participate in civil disobedience. When was Muslim League established? 1906. 1906. 1906. Okay. Then they could have opposed before that also, no? Non-cooperation movement. That time But in majority of non-cooperation, Muslim leaders were they have very much issue of Khilafat. yeah due to Khilafat issue, majority of Muslim leaders cooperated. और उस टाइम At that time, Muslim League was dominated by the nationalist persons, and after that, 1924, it was dominated by Safi faction, which promoted the communal issues. हाँ, ये मौलाना आजाद हो गया, जैसे कि मोहम्मद अली जिन्ना, उस टाइम पे थोड़ा लिबरल आउटलुक रहता था। मोहम्मद अली जिन्ना वाज आल्सो मेंबर ऑफ आईएनसी ना, इंडियन नेशनल कांग्रेस, और 1920 में इन्होंने अपना मेंबरशिप छोड़ दिया। उसके बाद थोड़ा उस एंगल में चले गए ना, और फिर गवर्नमेंट का भी पुश कर रहे थे, फिर नेहरू रिपोर्ट आ गया, इसलिए देयर पार्टिसिपेशन रिड्यूस्ड टू अ वेरी good amount. Mohammad Jinnah was known as ambassador of Hindu Muslim unity before. Yes, earlier he was known. और ऐसा बोला जाता है कि अर्लियर ही यूज्ड टू बी ए मेंबर ऑफ मुस्लिम लीग, और दोनों के मेंबर होते थे, मतलब कि कांग्रेस के भी होते थे, लेकिन मुस्लिम लीग के जो होते थे ना सेशन, उसमें वो जाते भी नहीं थे। 1920s के बाद जाना चालू किया एक्टिवली पार्टिसिपेशन। He was the only non-official he was the only Muslim to be the member of INC and Muslim League, right? Or where I read something. No, sir. One state. Okay. मौलाना आजाद I read some statement regarding this, like Gandhiji and sir, वो आप I think we need to check, because there must be some other who were also participant of INC and Muslim League, so we need to check that. ठीक है, ये एक्सटेंड हो गया है इसका, कहाँ किन लोगों ने पार्टिसिपेट किया, और ये कंट्री वाइज में हमने देख लिया है। उसके बाद क्या आता है, गांधी इरविन पैक्ट आता है। फिर तो इस पे यूपीएससी ने सवाल भी पूछा है कि कौन कौन सा उसमें नहीं, इसमें 2 डिमांड नहीं मानी गई थी, वो नाम बता दो मुझे बस। Public inquiry into public excesses and police excesses and commutation of sentences of Bhagat Singh and his comrades. These two Political violence जो मतलब convicted थे, उनके लिए वो नहीं था, मतलब मर्सी नहीं मिली तरीके से। हाँ, मतलब गांधी ने ये डिमांड की थी ना कि जो पुलिस ने वो की है, एट्रोसिटी की, उस पर इंक्वायरी की जाए। हाँ, बट इट वाज रिजेक्टेड। उन्होंने नहीं माना था। ठीक है, माना था, मैं पढ़ रहा हूँ, 2-3 लाइन में है, मेन पढ़ूंगा। पहला तो वही था कि जो पॉलिटिकल प्रिजनर है, जो कन्विक्टेड नहीं है, उनको छोड़ दिया जाए। सेकंड है रिमिशन ऑफ ऑल फाइन दैट नॉट येट कलेक्टेड, जो कलेक्ट नहीं हुआ उन्हीं का रिमिशन होगा फाइन का। रिटर्न ऑफ ऑल लैंड्स नॉट येट सोल्ड टू द थर्ड पार्टी। lenient treatment to those government servants who have resigned. Fifth है to make right to make salt in the coastal areas for personal use only, not for the sale. Right to peaceful and non-aggressive picketing और withdrawal of emergency ordinance। तो ये डिमांड थी जो उन्होंने मांग ली थी। ठीक है, और कुछ ऐड करना है इसको किसी में, नहीं तो फिर अपन आगे चलते हैं। And before that, sir, Gandhiji was in jail, and for this, I think, for this only he was out of jail. Yeah, Irwin released Gandhiji for this, I think. Okay, let's move forward. पूछो भाई, बाकी लोग पूछो, अब आगे संभालो। 1930 में सेशन नहीं हुआ था because Bhagat Singh was hanged on what's the date? I think 31st March. 23rd March, सर। शहीद दिवस बोलते हैं इसलिए हम उसे।
और 1931 में स्पेशल सेशन हुआ था कांग्रेस का, जिसने गांधी पैक्ट को, मतलब गांधी इरविन पैक्ट को एंडोर्स किया था। और उन्होंने वहां पर मतलब भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, इन लोगों की मतलब काफी तारीफ भी की थी। Yeah. There were black flags raised against Gandhi in Lahore. तारीफ की Sorry, थी in Karachi. हाँ, जहाँ पे भी वो सेशन था तारीफ की थी, लेकिन उन्होंने बोला था कि जो इन्होंने वायलेंस किया है हम उसको सपोर्ट नहीं करते, मतलब कि ऐसा बोला था ना। राइट सर। जैसे सर नवीन से आपने बताया था कि दिस वाज द फर्स्ट टाइम कांग्रेस स्पेल्ड आउट व्हाट स्वराज वुड मीन फॉर द मासेज। 1931 वाले सेशन। राइट सर। फर्स्ट गोलमेज कॉन्फ्रेंस तो हम लोग छोड़ ही दिए 1930 वाला। हाँ सर, वो उसमें क्योंकि कांग्रेस का पार्टिसिपेशन था नहीं और उसका कुछ इफेक्टिव आउटपुट भी नहीं था, इसलिए Except इसीलिए Congress, सर all yeah, other participants हिंदू महा participated except Congress. एक बार हम बोल देते हैं, हिंदू महासभा की तरफ से जयकर थे और वीएस मुंजे थे। एमआर जयकर और वीएस मुंजे, ठीक। मुस्लिम लीग की तरफ से आगा खां थे, मोहम्मद शफी थे, और दलित की तरफ से भीमराव अंबेडकर थे। भीमराव अंबेडकर और जयकर थे। भीमराव अंबेडकर और जयकर जो थे वो तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट किए थे। आई थिंक सर सरोजनी नायडू भी है इस लिस्ट में जो तीनों में पार्टिसिपेट की थी। ऐसा तो मेरे पास लिखा नहीं है, मैं भी की होंगी। मैं चेक करके सर बताऊंगा, आप आगे बढ़िए। And resolution on fundamental rights was passed in 1931 Karachi session. Did we start roundtable conference discussion? हाँ सर, शुरू कीजिए। Okay, like roundtable conference was chaired by whom? से रमन वैक्से से। Okay, and PM did the Congress and the business leader attended the session, first round table conference? No sir. Businessmen may have. Congress participated only in the second round table conferences. Okay, let's stick to first round table conference for now. Okay, and depressed classes were represented by Dr. B.R. Ambedkar. And what was the other person who also represented depressed class in the first round table conference? रेतम लाई। हाँ। And क्या नाम बताया? What's the name? एक नॉन इनफेमस नेम है, रेतम लाई श्रीनिवासन। From Tamil Nadu, right? Maybe sir. Okay. Who represented laborers in the first roundtable conference? Labor leader N.M. Joshi. And B. Sivarao sir. Okay. We can ask about liberals. Who represent liberals? Who represented? M.N. Jose. And what was the other name? B. Sivarao. B. Sivarao. Shiva Rao. Okay, thank you. And sir, in liberals, this is Tej Bahadur Sapru, C.Y. Chintamani, and J.N. Basu. These are some names. Okay, since Tej Bahadur Sapru is more in he has played a role everywhere. What were the important contributions or role he played? Anyone? Sir, actually,
when Gandhi was in jail, so he is the negotiator between Irwin and Gandhi regarding attending the second round table conference. Am I right? Yes, you are right. Did he establish any organization or books or something? Yeah, he establishes somewhere. Exact sir बता दीजिए आप. I don't remember for now. उनका contribution sir, one more contribution, when INA trials were going on, so he was one of the lawyers. And Pune Pact भी इन्हीं ने किया था ना? Pardon sir? Pune Pact. No, that was Madan Mohan Malviya. He intermediated between Gandhiji and Pune Pact between Gandhi and the Ambedkar. Tej Bahadur Safru did not play a role. That we can't say. You should tell us if you know. आगे बढ़ते हैं I think. Okay, go ahead. Second round table conference पे आते हैं सर. हाँ. इसमें कांग्रेस ने पार्टिसिपेट किया था और कांग्रेस की तरफ से सोल रिप्रेजेंटेटिव वाज गांधी. राइट सर? या मदन मोहन मालवीय थे लेकिन वो कांग्रेस को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे थे. कांग्रेस वाज रिप्रेजेंटेड बाय गांधी. और सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गांधी जी जिस जहाज से गए थे उसका नाम SS राजपुताना जहाज था उसपे. और एनी बेसेंट थी, उन्होंने इंडियन को भारतीय महिलाओं की तरफ से एनी बेसेंट उसमें गई थी. ठीक. और जो फिक्की थी, फेडरेशन ऑफ इंडियन चेंबर ऑफ कॉमर्स, इसके तरफ से घनश्याम दास बिरला थे. हेलो. ठीक है सर. इसका आउटपुट क्या निकला था सर इसका प्रभात सर? और इसमें क्या हुआ था कि डिप्रेस्ड क्लास के लिए अंबेडकर ने सेपरेट इलेक्टोरेट का उन्होंने डिमांड किया था, इसको गांधी जी ने इसको रिजेक्ट कर दिया था. इस वजह से सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का कोई कंक्रीट डिसीजन नहीं लिया गया और इसमें तो बस यही है सर. ये लिखता है कि दो स्टेट बनने के लिए बोला गया था, 2 मुस्लिम मेजोरिटी स्टेट, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस एंड सिंध. और इंडिया के लिए एक इंडियन कंसल्टेटिव कमेटी बनाने की बात की गई थी. और जो 3 एक्सपर्ट पर्सन होंगे तो सेटिंग अप ऑफ 3 एक्सपर्ट कमिटीज ऑन फाइनेंस, फ्रेंचाइजी एंड स्टेट्स एंड प्रोस्पेक्ट्स ऑफ कम्युनल अवार्ड इन केस कोई एग्रीमेंट पे नहीं पहुंचते हैं अगर तो इंडियन लोग. थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई तो उसमें कोई गया ही नहीं, कोई सब गए थे, कांग्रेस ने रिप्रेजेंट नहीं किया अपने को. Who was the viceroy during this period, during the second round table conference? Willingdon. फर्स्ट के टाइम पे तो इरविन ही थे. सेकेंड के टाइम पे इरविन नहीं थे, उस टाइम पे वेलिंगटन आ गए थे. सेकंड थर्ड विलिंगडन. They can ask this question. फिर क्या हुआ कि सेकेंड पे कोई कंक्रीट डिसीजन नहीं हुआ सेकेंड राउंड कॉन्फ्रेंस पे. तो फिर वहां से लौटने के बाद फिर उन्होंने सेकेंड सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट उन्होंने स्टार्ट किया. कांग्रेस ने मिलकर के स्टार्ट किया. लेकिन फिर क्या हुआ कि कांग्रेस के जितने भी इम्पोर्टेंट लीडर थे सबको तुरंत अरेस्ट कर लिया गया और उसको कांग्रेस को इलीगल इंस्टीट्यूशन उसको डिक्लेयर कर दिया गया. हाँ सर. गांधी जी को भी अरेस्ट कर लिया गया था सर. या तो फिर क्या हुआ कि इसका अरेस्ट कर लिया गया. तो फिर क्या हुआ कि ये लीडरशिप के कोलैप्स अभाव में क्या हुआ कि ये आंदोलन फिर कुछ ही समय के बाद ये अपने आप खत्म हो गया. अंग्रेज ने इसको फिर अंग्रेज ने कि इसको आंदोलन को कुचल दिया.
और फिर एक कम्युनल क्या था, सांप्रदायिक पंचायत, उसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, कम्युनल अवार्ड बोलते हैं सर। कम्युनल अवार्ड। फिर 1932 में क्या हुआ कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री उसमें मैकडोनाल्ड थे, तो मैकडोनाल्ड ने कम्युनल अवार्ड की उन्होंने घोषणा किया उन्होंने। तो कम्युनल अवार्ड के बाद फिर उसने तो फिर हाँ कम्युनल अवार्ड का उन्होंने पूना घोषणा पैक्ट। किया था। तो फिर उसी के बाद फिर क्या हुआ कि फिर पूना पैक्ट हुआ था। याद रखिए 1916 में लखनऊ पैक्ट हुआ था, 1916, 16 का 2 टाइम्स 32, 32 में पूना पैक्ट हुआ था। पूना पैक्ट जो हुआ था गांधी के बीच में हुआ था और अंबेडकर के बीच में हुआ था, और उस टाइम पे गांधी जी पूना के यरवदा जेल में थे। इसलिए सर पूना पैक्ट बोलते हैं इसे। पूना में ही उन्होंने हुआ था यार। लेकिन हमको एक चीज ये समझ में नहीं आया कि जब दोनों के बीच में समझौता हो ही गया था, तो फिर 1935 वाले एक्ट में डिप्रेस्ड क्लास को एक अलग से सेपरेट इलेक्टोरेट क्यों दिया गया था? Because of third conference, third round table conference happened after Pune Pact, and British unilaterally decide they didn't take into consideration Pune Pact. They unilaterally adopted that act based on Simon Commission recommendation and 3 round table conferences. बट अच्छा, पूना पूना पैक्ट, पैक्ट का बट ड्यू टू पूना पैक्ट वो तो मतलब उसका प्रोविजन तो ओवरकम कर लिया था ना पूना पैक्ट ने, ऐसा है। पूना पैक्ट का आउटकम क्या क्या था कि जो डिप्रेस्ड क्लास, अंबेडकर जो सेपरेट इलेक्टोरेट मांग रहे थे डिप्रेस्ड क्लास के लिए, Joint उनको उन्होंने electorate। खत्म कर दिया। उस चीज को वो मतलब मान गए कि ठीक है सेपरेट इलेक्टोरेट हमको नहीं चाहिए। तो उसके स्थान पे फिर क्या हुआ था कि जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली थी, उसमें से जो डिप्रेस्ड क्लास के लिए था 18% सीट का उन्होंने रिजर्व कर दिया गया उनके लिए। और जो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली थी, पहले उनका संख्या 71 मेंबर उनके लिए था, तो उनको बढ़ा करके 148 कर दिया गया था। सर यहाँ एक कंफ्यूजन आता है, मराठा रिजर्वेशन का भी कुछ रहता है क्या सर इसमें? भाई मराठा रिजर्वेशन तो हम पहला बार सुन रहे हैं, मतलब पूरे आंदोलन में हमको मराठा रिजर्वेशन कहीं नहीं मिला। सर ये है मतलब स्पेक्ट्रम लिखता है, मुस्लिम, यूरोपियन, सिख, इंडियन क्रिश्चियन, एंग्लो इंडियन, डिप्रेस्ड क्लास, वुमेन एंड इवन द मराठा वर टू गेट सेपरेट इलेक्टोरेट। सच एन अरेंजमेंट फॉर द मराठा का तो हम फर्स्ट बार सुन रहे हैं। बाकी सब तो जो बताए वो तो लक्ष्मीकांत में भी दिया हुआ है, लेकिन मराठा का हम पहला बार सुन रहे हैं। आई डोंट नो वेदर इट इज करेक्ट और नॉट। एनीवन वांट टू ऐड ऑन इट? ठीक है सर, मैं इसे देख के बताता हूँ। मैं भी इसमें पहली बार ही पढ़ रहा था एक्चुअली स्पेक्ट्रम में। अच्छा, ये पंचांग ये बोले कम्युनल अवार्ड जब उन्होंने मैकडोनाल्ड ने जब उन्होंने दिया इंडिया को, तो फिर गांधी जी क्या किए थे, उसी टाइम पर यरवदा जेल में उन्होंने आमरण अनशन उन्होंने कर दिया था 20 सितंबर 1932 को। तो आमरण अनशन कर दिया था। फिर उसके बाद क्या होता है, तो 20 सितंबर को ही फिर उपवास और प्रार्थना दिवस, क्या इसको अंग्रेजी में क्या बोलेंगे पता नहीं, उपवास और प्रार्थना दिवस मनाया गया था। और पूरे देश में मंदिर, कुआं सभी डिप्रेस्ड क्लास के लिए ओपन कर दिया गया। और उसी टाइम और फिर उसके 5 दिन के बाद 26 सितंबर को फिर मदन मोहन मालवीय, राजगोपालाचारी, राजेंद्र प्रसाद और पुरुषोत्तम दास टंडन के इनके एफर्ट से ही गांधी और अंबेडकर के बीच में एक पूना समझौता हुआ था, जिसका आउटकम अभी हम बताए थे। में क्या था सर, 18% सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में मतलब रिजर्वेशन हो गया था उनका, राइट ना सर? हाँ, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में 18% सीट को मतलब कि डिप्रेस्ड क्लास के लिए रख दिया गया, मतलब उनके लिए रिजर्व कर दिया गया। और जो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली थी, उसमें 71 से इंक्रीज करके 148 कर दिया गया था। उसमें डिप्रेस्ड क्लास के लिए सीट रिजर्व कर दिया गया। और फिर इसके बाद फिर गांधी जी क्या इसके बाद फिर क्या हुआ, फिर गांधी जी क्या करने लगे, जो उन्होंने हरिजन सेवक संघ का स्थापना किया था। और उसके बाद फिर उन्होंने उन लोगों के उत्थान के लिए पे उन्होंने कुछ दिन तक फिर उन्होंने ध्यान दिया था।
राइट सर। Yeah. 1932 में इन्होंने सर ऑल इंडिया एंटी अनटचेबिलिटी लीग बनाई थी गांधी जी ने, वर्धा में ही। यार हमें तो लगता है कि एक बार अंबेडकर और गांधी ने जितना भी जो चीज बनाया है, जो चीज बुक लिखा है ना, इसका एक लिस्ट बना के याद ही कर लेना पड़ेगा। बहुत कंफ्यूजन होता है ना सर उसमें, हरिजन हाँ, और कभी एंटी एंटी अनटचेबिलिटी। अनटचेबिलिटी, कभी अनटचेबिलिटी है, कभी ऑल इंडिया अनटचेबिलिटी है, तो इसका हम एक लिस्ट ही बना लेते हैं अब रुको। अच्छा, फिर इसके बाद फिर क्या हुआ था? फिर इसके बाद आया था इसके तब बाद इसके हाँ, फिर इसके बाद फिर नवंबर 1932 में फिर थर्ड गोलमेज कॉन्फ्रेंस हुआ था, जिसमें कांग्रेस तो पार्टिसिपेट नहीं किया था। सर सही है। और उसमें लेबर पार्टी भी, लेबर पार्टी और कांग्रेस दोनों ने इसको मतलब इसमें बॉयकॉट किया था, इस थर्ड गोलमेज सम्मेलन को। ओके ओके, लेबर नहीं गए थे क्या सर इसमें? नहीं, लेबर पार्टी भी इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया था। अच्छा, लेबर पार्टी पार्टिसिपेट नहीं लेबर किया पार्टी था। ऑफ इंग्लैंड। अरे भाई, लेबर पार्टी ऑफ इंग्लैंड है कि लेबर पार्टी इंडिया का है कि क्या यार, तुम कंफ्यूजन में डाल दिया। हाँ, फिर से देखना पड़ेगा। थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में लेबर पार्टी आया लगता है उसमें, द चेंज ऑफ गवर्नमेंट इन द इंग्लैंड। हाँ, वो रिपोर्ट है कि इलेक्शन होने वाले थे, उन्हें लग रहा है कि हम हार ना जाए, कुछ ऐसा सीन है उधर, अपने कामों का नहीं है वो इतना। हाँ वो सर उन्होंने कोलिशन गवर्नमेंट बना रखी थी दोनों ने मिलकर, कुछ ऐसा है सर उधर। ठीक है। और 1933 में गांधी जी ने फिर इसी टाइम जब हरिजन का अपलिफ्टमेंट ऑफ हरिजन के लिए उन्होंने 20,000 किलोमीटर का उन्होंने डिस्टेंस ट्रेवल किया था। और 1934 में, जनवरी 1934 में उसी टाइम पे बिहार में भूकंप आया था, तो उन्होंने कहा था कि ये सवर्ण हिंदू जो है, उनके साथ जो गलत किए उन्हीं को पाप का दंड मिला है उनको। क्या भूकंप आने से दंड मिला सर ऐसा? अरे मतलब हम लोग को अगर किसी में होता है ना कि अगर हम कोई मेरे साथ गलत किया और उसके साथ अगर गलत हो गया, तो कहते हैं कि उसको भगवान उसको दंड दे दिए हैं, मेरे साथ गलत किया। तो हाँ वही सर, चीज गांधी हुआ। जी तो वैसे ही बहुत रिलीजियस पर्सन थे। अच्छा, गांधी जी रिलीजियस नहीं थे, गांधी जी एनार्की थे। अच्छा, एनार्की थे, हाँ। एनार्किस्ट बोला जाता था ना सर उन्हें, वो विलेज पंचायत के ऊपर ज्यादा ही फोकस करते थे, वो स्टेट के लिए मना करते थे एक तरीके से। चलो फिर आ गया ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। अच्छा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ये गांधी और इनमें डिफरेंस पड़ना सर, गांधी और में अम्बेडकर जी में स्पेसिफिक तो है नहीं सर इसमें, कुछ मुझे लग रहा है। अच्छा, फिर 1934 में आया था कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, ये ऑर्गेनाइज याद रखिएगा, ठीक। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, तो इसमें जितने भी सोशलिस्ट लीडर थे वही लोग 1934 में थे। इसमें से जयप्रकाश नारायण, आचार्य नरेंद्र देव, मीनू मसानी और अच्युत पटवर्धन, 4 लोगों का नाम इसमें फेमस है, ठीक। हाँ, तो 4 कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी में एक जेपी, जयप्रकाश नारायण, आचार्य नरेंद्र देव, अच्युत पटवर्धन और मीनू मसानी। मीनू मसानी मेल थे कि फीमेल थे? फीमेल। अच्छा, मेल थे, मीनू मसानी मेल थे। हाँ, तो इसके बारे में बस इतना। 1934 मेल थे फीमेल थे, देख लेना भाई, यही थी इसमें से, ठीक। और ये मीनू मसानी ना वो थे जो पहली बार जैसे 1960 कब बना था ये, जो बीच में पैक बनी थी ना, क्या कमेटी का नाम बोल रहा हूँ, नहीं ये पब्लिक अकाउंट्स कमेटी जो होती है ना, पहले इसमें वो जैसे जो मेजोरिटी पार्टी होती थी उससे ही इलेक्ट करते थे, लेकिन जो पहला अपोजिशन लीडर इलेक्ट हुआ था पैक में वो मीनू मसानी था। ओके, आफ्टर इंडिपेंडेंस सर? हाँ आफ्टर इंडिपेंडेंस 1960s में हुआ था सर, 1967 में आई थिंक, 67 या 68। फिर इसके बाद 1937 में इलेक्शन हुआ था, स्टेट इलेक्शन हुआ था, और मिनिस्टर सब बने थे सब लोग। 1935 एक्ट पे आ जाते हैं सर। हाँ, अच्छा, हाँ 1935 एक्ट। हाँ, इसमें ऑल इंडिया फेडरेशन बननी थी, तो इसके क्या प्रोविजन थे? 1935 में सबसे पहले तो जो सेपरेट इलेक्टोरेट थे उसमें डिप्रेस्ड क्लास और वुमेन को दे दिया गया, सेपरेट इलेक्टोरेट उसमें दिया गया था। हेलो
अरे वुमेन्स Yes, को yes, हाँ सर you're बताइए पहली audible. बार बताइए। रिजर्वेशन कब मिला था वुमेन्स को? क्या वुमेन को? पहली बार रिजर्वेशन कब मिला था वुमेन्स को? किस चीज में रिजर्वेशन? इलेक्शन में ही। यार इलेक्शन में रिजर्वेशन 1935. कहाँ मिला था? इलेक्शन में 1935 रिजर्वेशन तो में आज तक नहीं, आई थिंक। भाई रिजर्वेशन नहीं मिला था, सेपरेट इलेक्टोरेट आया था उस टाइम पे। सीधे सीधे सेपरेट But इलेक्टोरेट। that is separate electorate is also a kind of reservation because only female हाँ candidate can appear in that seat, right? हाँ, राइट और सर। वुमेन्स को वोटिंग का नो मतलब पहले ओनली Getting फीमेल, wrong. Only ओनली female फीमेल elects. कैन वोट द फीमेल सेपरेट इलेक्टोरेट हाँ में। हाँ हाँ Yeah, हाँ yeah, but so रिजर्वेशन male में can't stand. नहीं Male नहीं can't वो मैं stand समझ in रहा that. हूँ। नहीं मैं वो समझ रहा हूँ, मैं बस पूछ रहा था कि मतलब ऐसा तो नहीं कि मतलब वुमेन्स को पहले कभी रिजर्वेशन मिला था और अब सेपरेट इलेक्टोरेट मिला था, ये मैं बस ऐसा पूछना चाह नहीं रहा नहीं नहीं नहीं, ऐसा कोई रिजर्वेशन वगैरह तो नहीं था। मिला था भाई मेरे जानकारी में। और वोटिंग पहली बार मतलब वुमेन्स को कब मिली थी? उसका है कुछ, शायद 1919 में मिली नाइन थी सरोजनी नहीं नायडू की। नहीं 1919 में ये आया था कि दे सकते हैं, जो रिजर्व वो एक्ट आया था ना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990, उसमें ये था कि प्रोविंसेस अपने हिसाब से प्रॉपर्टी दे सकते टैक्स हैं और राइट टू वोट। हाँ ठीक है, तो 1921 में काफी सारी प्रोविंसेस ने अलाउ कर दिया था वुमेन को वोट करना। अच्छा first is the Madras, I think. हाँ फर्स्ट मद्रास थी। ओके और ओके। इसमें क्या था, डायरकी को डायरकी सेंटर में इंट्रोड्यूस किया गया और प्रोविंस में डायरकी को खत्म कर दिया गया था। डायरकी फाइनली इम्प्लीमेंट नहीं हुई थी ना शायद सेंटर में। Yes, और yes. इम्प्लीमेंट कुछ नहीं इम्प्लीमेंट हुआ। डायरकी तो हुआ लेकिन शायद फेडरलिज्म नहीं हुआ। फेडरलिज्म और डायरकी दोनों ही इम्प्लीमेंट नहीं हुए थे, नहीं प्रपोज किया गया था बट हो नहीं पाए। राइट सर, वो जो 1947 तक जो चला था वो 1919 एक्ट के अकॉर्डिंग चला था, सेंट्रल गवर्नमेंट। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी। और 1935 में फिर रिजर्व बैंक का इस्टेब्लिशमेंट हुआ था। The commission Yes, name Federal Court based of on India. what was the name of the commission based on that? हिल्टन यंग। हाँ और हिल्टन यंग uh, भी वो अंबेडकर जी की एक बुक थी, वो the उसके बेसिस पे। problem of हाँ rupee. हाँ, उसके बेसिस पे हिल्टन यंग बना था और हिल्टन यंग के बेसिस पे आरबीआई। हाँ but one question, the Government of India Act of 1935 did not establish नहीं RBI, आरबीआई को इस्टेब्लिश नहीं किया था, प्रपोज किया था, उसके लिए एक अलग एक्ट आया था, but आरबीआई एक्ट। Lakshmikant has given it established like नहीं शायद उसमें ये state. गलत दिया है। तो उसने दिया है कि मतलब इट प्रोवाइड फॉर इस्टेब्लिशमेंट फॉर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। हाँ वही प्रोविजन दिया था बट एक्चुअली में एक्ट आरबीआई एक्ट के थ्रू आया था बैंक। हाँ नहीं एक्ट, वो तो एक्ट के थ्रू ही आएगा ना, वो तो बताएगा कि ऐसा ऐसा चीज होना चाहिए, पूरे फीचर तो एक्ट अरे तो में वो लिखे जाएंगे ना कि हाँ गवर्नमेंट लिख देंगे। वो तो जस्ट एक प्रपोजल दिए थे, मतलब कि हाँ उसी के बाद फिर एक्ट के तौर पे हुआ गया। I think इसमें सर एक यूनिक था। हाँ सर बताएं। 1935 में सर एक यूनिकनेस ये थी, जो काउंसिल ऑफ स्टेट्स और ये डिपार्टमेंट था, मतलब हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव इनडायरेक्ट इलेक्शन से इलेक्ट हो रहा था और काउंसिल ऑफ स्टेट डायरेक्ट इलेक्शन से इलेक्ट हो रहा था। रिवर्स सिस्टम कहीं उल्टा तो नहीं बोल दिए Yeah, भाई? हाँ शायद नहीं सर, ये उल्टा ही किया था उन लोगों ने। किया ही उल्टा था क्या तब जानबूझ के? are you sure? उसमें लिखा हुआ है, साफ साफ लिखा हुआ है। हाँ सर, आई एम श्योर पता नहीं उन्होंने कोई Okay. एक्सपेरिमेंट करना चाहते थे इंडियन सिस्टम पे, आई डोंट नो व्हाई। और 6 प्रोविंस में बाइकैमेरलिज्म भी आया था। उस टाइम पे टोटल 11 प्रोविंस थे। तो 3 तो हो गए, बंगाल बॉम्बे एंड मद्रास हो गया 3 हो गया बंगाल बॉम्बे एंड मद्रास, और 3 हमारा हो गया लगातार से यूनाइटेड प्रोविंस, मतलब आज का यूपी, बिहार और असम। बाइकैमरल तो 1999 में आया था ना?
सेंट्रल हाँ लेवल पे। बाई 1919 कैमरलीज में मतलब वो 1919 में प्रोविंसेस में आया था आई थिंक, और अभी सेंट्रल लेवल पे आ गया नो था। नो हाँ सर 1919 में बताएं। सेंट्रल लेवल पे, इसमें प्रोविंसेस। ओके 1935 में प्रोविंसेस में 6 आउट ऑफ 11। तो ये उल्टा है। हाँ सही है सही है। स्पेक्ट्रम में देख लो, गलत क्यों बता रहे हो? और इस टाइम पे क्या होता है कि सेंट्रल और चूंकि प्रोविंशियल ऑटोनॉमी दिया जा रहा था, तो सेंट्रल और स्टेट के बीच में पावर का डिवीजन भी हुआ था, इसलिए फेडरल लिस्ट और प्रोविंशियल लिस्ट भी उन्होंने बनाया था, और कंकरेंट लिस्ट भी। हाँ और रेसिड्यूरी पावर किसके पास थी सर? और रेसिडोरी पावर जो था वो वाइसराय के पास था। वाइसराय। ये क्वेश्चन भी, ये यूपीएससी में भी आया था। जो अभी के डीपीएसपी हैं वो एक्ट के इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस में दिए हुए थे, जो अभी के डीपीएसपी हैं वो 1935 के एक्ट में दिए हुए थे। एक्चुअली हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में 1935 का एक्ट का मेजर पार्ट ले लिया गया है उसमें, ऐसा मतलब है। गवर्नेंस वाला पार्ट तो 1935 से लिया गया आई थिंक। एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी एक वर्ड है, वो उधर से लिया गया है। ये एक्ट में ये लोग गवर्नमेंट लिख रहे हैं और होता वाइसराय था, ये ऐसा क्यों? मतलब कि इस स्पेक्ट्रम में तो इन्होंने गवर्नर जनरल दे रखा है, वाइसराय का मेंशन ही नहीं है। Don't take that hardly. Yeah, they have they are using it interchangeably. So both are same. हाँ वाइसराय गवर्नर जनरल, उसमें कोई इशू नहीं है, मतलब वो लिख दिए होंगे, चलो ठीक है। हालांकि टेक्निकली तो 1858 के बाद जो भी हमको बोलना चाहिए वाइसराय ही बोलना चाहिए। अच्छा एक लक्ष्मीकांत का एक अच्छा लक्ष्मीकांत का एक ये वाला पॉइंट थोड़ा सा हमको समझ, आप में से कोई अच्छे से क्लियर कर दीजिए कि इट प्रोवाइड फॉर इस्टेब्लिशमेंट ऑफ नॉट ओनली ए फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन बट ऑल्सो ए प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस कमीशन एंड ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन। तो क्या कि प्रोविंशियल और ज्वाइंट वाला आया था या तीनों आया था, फेडरल प्रोविंशियल और ज्वाइंट? तीनों आए थे। इसमें उन्होंने कहा था पीएससी जो अभी का है और स्टेट पीएससी जो होते हैं उस तरीके से। भाई कुछ नहीं पता चला, 2-3 लोग बोल रहे थे, एक ही आदमी कोई बोलो। उसमें ये लोग बोल रहे पब्लिक सर्विस कमीशन बनाओ, तो इन्होंने फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन बना दिया था 1926 में। उसके बाद 35 वाले में तीनों के लिए बोला गया स्पेसिफिकली, तीनों होने चाहिए आपके पास। और एक और चीज है, 1926 का जो आया था ना, वो इट वाज ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ आई थिंक 1919 एक्ट। कोई कमिटी भी है उसमें, किसी को याद है कमिटी? ली कमीशन। हाँ ली कमीशन। वो स्वराज, उसका नाम सर, उसका नाम था सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन। इट वाज नॉट फेडरल, इट वाज सेंट्रल। हाँ वो सेंट्रल पब्लिक था। तो यही पूछ, तो मेरा डाउट ये है, तो क्या मतलब 1935 में क्या ये तीनों आए थे, फेडरल प्रोविंशियल और ज्वाइंट, क्या तीनों आए थे इसमें या ओनली प्रोविंशियल और ज्वाइंट आए थे? तीनों आए थे। तो तीनों आए थे मतलब इंडिया की पॉलिटी सर, इंडिया की पॉलिटी भी चेंज हो गई थी ना 1919 एक्ट में। ऐसा नहीं था कि फेडरेशन बनाना, ऐसा कोई प्रोविजन नहीं था, बट 1935 में फेडरेशन बनाना जिसमें प्रोविंसेस भी पार्ट होंगे फेडरेशन का। तो इसलिए इंस्टीट्यूशन का नाम बदल के या नया इंस्टीट्यूशन बनाने की कोशिश की गई थी, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन। ठीक है सर, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट पूरा हो गया क्या? हाँ सर, सब हो गया, इधर आ गया 1935। ठीक है। और कुछ है इसमें 35 वाले में? चलो फिर आगे देखो क्या है, इलेक्शन वगैरह है फिर तो। या ये बताओ, कांग्रेस नेशनलिस्ट पार्टी किसने बनाई थी? हो गया ये? हाँ सर, ये हो गया ना, सुभाष चंद्र बोस ने बनाई थी आई थिंक। नहीं, कांग्रेस डेमोक्रेटिक पार्टी थी आई थिंक,
इसका नहीं हुआ सर, कांग्रेस नेशनलिस्ट पार्टी को बता दीजिए सर। मदन मोहन मालवीय ने बनाई थी ये। कब और क्यों बनाई? ही वॉज अनहैप्पी विद गांधी हरिजन कैंपेन। जब वो थर्ड राउंड टेबल वगैरह खत्म हो गया ना सारा, तो उसके बाद गांधी जी ने हरिजन कैंपेन चालू करा था, तो उनको सही नहीं लग रहा था, उन्होंने बना ली मदन मोहन मालवीय। और एक दूसरा क्या बोले, कांग्रेस डेमोक्रेटिक पार्टी, सुभाष चंद्र बोस वाली। हाँ राइट सर, सुभाष चंद्र बोस ने बनाई थी। फॉरवर्ड ब्लॉक थी ना? नहीं, ये सर एक 1920 जो बनाई थी एक पार्टी, किसी ने शेयर किया था अभी बोलते हुए, कांग्रेस डेमोक्रेटिक पार्टी। ये बनाई इसलिए थी क्योंकि सुभाष चंद्र बोस ने प्रपोज किया था कांग्रेस में कि एक प्रोविजनल गवर्नमेंट बना देते हैं फ्री इंडिया के लिए, बट कांग्रेस की जो लीडरशिप थी उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया था, तो उन्होंने ये पार्टी बनाई थी और उसमें इसके प्रोविजनल गवर्नमेंट बनाने के लिए कुछ अटेम्प्ट किए थे। वो तो कांग्रेस डेमोक्रेटिक पार्टी थी वो। हाँ सर, उसी के बारे में बात हो रही है सर। अच्छा, उसमें हाँ, मतलब वो उनका कहना था ना सुभाष चंद्र बोस का कि कांग्रेस का जो एम होना, कांग्रेस का उस टाइम पर एम था ना कि पूर्ण स्वराज हमको चाहिए, तो वही उनका कहना था कि कांग्रेस का एक एम ये भी होना चाहिए कि देश की कंट्री में जहां जहां पॉसिबल हो वो हम एक पैरेलल गवर्नमेंट भी हम बनाते चले, हम जहां जहां पॉसिबल है। तो इस बात से गांधी उसका विरोध किया था, तो इसीलिए फिर वो, और गांधी जी वैसे भी सुभाष चंद्र बोस के एंटी रहते थे क्योंकि ये कम्युनिस्ट के आइडियोलॉजी के थे ना। तो सुभाष चंद्र बोस को फिर क्या किए, फिर सुभाष चंद्र बोस बाहर लाहौर में उन्होंने कांग्रेस डेमोक्रेटिक पार्टी उन्होंने बनाया था। डेमोक्रेटिक याद रखिएगा, सोशलिस्ट कुछ नहीं। लेकिन सर पूर्ण स्वराज तो 1929 में आया था ना, उससे पहले तो नहीं था ऐसा कुछ। अरे तो कांग्रेस का ठीक है, वो पूर्ण स्वराज उसका एम था ना, तो वही तो इनका कहना था कि हमारा एम ये भी होना चाहिए कि देश में हम अपना एक पैरेलल गवर्नमेंट भी हम इस्टेब्लिश करते जाएं, मतलब ये कांग्रेस का एम होना चाहिए, कांग्रेस को इस डायरेक्शन में भी मतलब काम करना चाहिए। तो गांधी जी इसका विरोध किए, तो जितने भी कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी के। कौन से ईयर में हुआ ये वाला? आई थिंक हुआ था सर, विच ईयर? यार ईयर इसमें नहीं लिखा हुआ है सर, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ ना क्योंकि ये ऐसी पार्टी है जो अच्छा ये लाहौर अधिवेशन में ही हुआ था, ये कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में ही हुआ था ये 1929 में। हाँ 1929 में ही हुआ था, सही। उससे पहले स्वराज इसको थोड़ा वेरीफाई कर लेंगे गाइस, ग्रुप में क्या चीज हुआ था? कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में ही हुआ था ये, इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है। क्या चीज? क्या चीज सर? कि मतलब ये मैं कह रहा हूँ थोड़ा सा गूगल सर्च करने मिल नहीं रहा है, तो आप लोग प्लीज सोर्स डाल दीजिएगा ग्रुप में, आगे चलते हैं अभी, है ना। कोई स्टेट इलेक्शन एक्सप्लेन कर दीजिए। In how many provinces Congress formed ruled in 1937? 7. I think 8, 6 plus 2. ये 6 था आई थिंक। 6 plus 2। 6 में मतलब वो लोग खुद से बना लिए थे और 2 में अलायंस करके बनाए थे। कहाँ अलायंस करके बनाए थे वो? असम में और नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस में। ओके। पंजाब में भी तो शायद अलायंस के साथ बनाया था उन्होंने, यूनियनिस्ट गवर्नमेंट के साथ, यूनियनिस्ट पार्टी के साथ। मुस्लिम लीग ने बनाया था ना पंजाब में, यूनियनिस्ट पार्टी और नहीं, पंजाब में यूनियनिस्ट पार्टी बनाए थे
का सरकार बना था। अकेले बना वो लिए जो। हाँ वो फुल बहुमत से उन्होंने बनाया था उन्होंने। हाँ अकेले बनाया था, करेक्ट। सुभाष चंद्र बोस कौन से सेशन में बने थे प्रेसिडेंट आईएनसी के? 1938। कहाँ पे हुआ था लोकेशन? हरिपुरा। हरिपुरा सर, त्रिपुरा नेक्स्ट वाला हुआ था। त्रिपुरी में शायद उन्होंने किसी को हराया यूपी था, राइट। कोई उसको रिप्लेस किया था। पट्टाभी। पट्टाभी सीतारामैया। गांधी द्वारा बैक्ड थे। उन्होंने इस्तीफा दिया था तो उसके बाद में किसको तो प्रेसिडेंट 1939 में त्रिपुरी सेशन में बहुत डिफीटेड पट्टाभी सीतारामैया वाज सपोर्टेड बाय गांधी। फिर वो रिजाइन करते हैं ना बहुत बाद में जाके, फिर वो कौन रिप्लेस करता है उनको रिजाइन करने के बाद? सरदार वल्लभ भाई पटेल। नहीं राजेंद्र प्रसाद ऐसे इन दोनों में राजेंद्र प्रसाद करते हैं, राजेंद्र प्रसाद रिप्लेसेस हिम। अच्छा एक और चीज फैक्ट याद रखो, 1936 और 37 में लखनऊ में एंड फैजपुर में सेशन हुआ था जहां पे प्रेसिडेंट थे जवाहरलाल नेहरू। ऑल इंडिया सभा करते ना शायद। गाइस मेरा आवाज आ रहा है क्लियरली या फिर कम ज्यादा आ रहा है? एम आई क्लियर? यस यू आर क्लियर। हाँ सर क्लियर है आप। ठीक है सर, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए। हाँ मैंने एक टॉपिक बताया था ना कि इंडिपेंडेंस, एक पार्टी और बनी थी इंडिपेंडेंस लीग, वो 1930 में बनी थी। सॉरी ये 1928 वाला ही है सर, वो 1928 वाला ही है। सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू। due to opposition of dominion. To oppose dominion status provision of Nehru Report, Subhas and Nehru formed Independence for India League. And there is one another Independence India League, which was formed by Ras Bihari Bose by prisoners of Japan. Correct sir, Hello, thank am you, I right? thank you very much. Yes, I think you are right. दोनों भी है मतलब IIL. Yeah. Pirpur Committee of 1938 was related to ड्यूरिंग कांग्रेस रूल ऑफ 28 months, तो वो उसका चेक करने के लिए क्या काम किए क्या नहीं किए, और मुस्लिमों के अगेंस्ट कुछ एक्सिस तो यूज नहीं किया गया है। established by whom? Like which organization? मुस्लिम लीग। Right. The purpose of it? I have Actually, made a prepare a detailed report on the atrocities committed by the Congress ministers during their rule in the provinces. Actually sir, I think they were making ground for next election कि कांग्रेस की मिनिस्ट्री ने मुस्लिम्स के अगेंस्ट बहुत गलत काम किए, राइट, लाइक दैट। Okay, next question please guys. ये बताओ कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी डिस्कस हुआ है क्या? किसने बनाया था? कब? हाँ वो हम बताए थे ना, जयप्रकाश नारायण 1934 में बना था। जयप्रकाश नारायण, आचार्य नरेंद्र देव, अच्युत पटवर्धन और मीनू मसानी, 4 लोग थे। ओके सर, थैंक यू। 1934 में बना था ये,
Who was the viceroy at that time? इस टाइम पे लिन लिथुओ था। वेलिंगटन। Who was the viceroy? विलिंगडन। अच्छा सॉरी हाँ वेलिंगटन। नहीं 31 से विलिंगडन थे 36 तक वेलिंगटन थे। 1931 से 36 विलिंगडन। अच्छा एक स्टेटमेंट है ठीक है, ट्रू है कि फॉल्स है बताना। इंडिविजुअल सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट was launched during the period of Lord Irwin. False. 1940. क्या? Repeat question. False है ना? Individual civil disobedience movement was launched during the period of Lord Irwin. ये सिविल फॉल्स है। डिसोबीडियंस मूवमेंट। Quit India movement like मैं तो सुना है वो 1940s में आया था ना। अच्छा मेरे पास लिखा हुआ है कि नहीं मेरे पास लिखा हुआ है कि 1933 में इंडिविजुअल सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट भी करा था। हाँ हुआ था ना। हम लोग 1933 में salt satyagraha. 1940 individual सत्याग्रह and seems 1933 individual civil disobedience होगा फिर। नहीं आई एम रीडिंग ऑन विकिपीडिया एज वेल। Mahatma Gandhi had meantime been released from the jail. He again started individual satyagraha on August 1, 1933. हाँ वो सही है। ठीक है 1 अगस्त 1900। तो हाँ वो इंडिविजुअल सही है सत्याग्रह 1 अगस्त। लेकिन ये 1 अगस्त 1934 को गांधी जी ने इंडिविजुअल सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट स्टार्ट किए थे, न कि इंडिविजुअल सत्याग्रह। अरे तो मैंने सिविल डिसोबीडियंस ही बोला ना। अच्छा सही है। हाँ या लेकिन सो स्टेटमेंट इज ये राइट। फेल हो गया था। लेकिन वो इरविन के टाइम में नहीं हुआ ना। वाइसरॉय हैज बीन चेंज एट दैट मोमेंट। हाँ या करेक्ट उस टाइम पे विलिंगडन थे 1931 में। हाँ इरविन नहीं थे विलिंगडन थे। ठीक है एक चीज बताओ, वॉइस ब्रेक हो रहा है सिर्फ मुझे हो रहा है कि बाकी लोग के भी हो रहा है? It's clear. Mind. लिटिल बिट वॉइस ब्रेक हो रहा है सर। थोड़ा हो रहा है। सर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ लीजिए। As a president of a Congress, both set up a planning commission for the separate planning commission for women. Who was the chairperson of that commission? सुभाष चंद्र बोस। No, Bose set up a planning commission. He appointed someone as a जवाहरलाल नेहरू। no सर राजेंद्र प्रसाद। separate planning commission women. for women. आंसर बता दीजिए। Rani Lakshmibai Rajawade. It's given in spectrum. ओके 1939 में कौन था वाइसरॉय? लिन लिथुओ। ओके लिन लिथुओ। और सबसे लॉन्गेस्ट पीरियड तक यही रहा था। वर्ल्ड वॉर 2 कितने साल तक के थे वो? 8 साल तक, 1936 से 1944 तक। हाउ मेनी? हाँ ठीक है थैंक यू। एंड वर्ल्ड वॉर 1 कब, वर्ल्ड वॉर 2 कब स्टार्ट हुआ था? वर्ल्ड वॉर 2 कब स्टार्ट हुआ था? 1939 में सर। 1939 एंड 15 अगस्त 1945 तक। तो बेसिकली ये है ना 1 सितंबर 1939 को जर्मनी अटैक्ड पोलैंड एंड 3 सितंबर 1939 को ब्रिटेन डिक्लेयर्ड वॉर। बेसिकली यू कैन से 1939 सितंबर मंथ में हुआ था। तो इंडिया का सपोर्ट डिक्लेयर किया था क्या ब्रिटिश ने? यूनिलैटरली अच्छा नहीं गया था इंडियन के लीडर्स को, इसलिए शायद वो कांग्रेस की जो सरकार थी ना जो 28 महीने चली, उनका रिजाइन भी इसी रीजन से ही हुआ था। बेसिकली इस टाइम पे क्या था, सुभाष चंद्र
My statement thereof also बताया. Subhash Chandra Bose supported the war effort. True. True. False. False, sir. False. False. हाँ, False. obviously. अच्छा हाँ, वो भी तो His उसका opinion विरोधी was कर to रहे take थे, advantage and start mass struggle. लेकिन गांधी का लेकिन सपोर्ट था नहीं कि किए थे उस नेहरू टाइम पे. called for. क्या कह रहे हो सर? मतलब सुभाष चंद्र बोस का कहना था कि अभी ऐसे मौके में हमको एडवांटेज लेना चाहिए, लेकिन इसका सपोर्ट गांधी जी नहीं किए थे. ठीक है, तो गांधी जी का क्या ओपिनियन था? गांधी जी का कहना था कि ब्रिटेन की बर्बादी के ब्रिटेन के बर्बादी की कीमत पर हमको स्वतंत्रता नहीं चाहिए, ये अहिंसा का रास्ता नहीं है. और वैसे भी गांधी जी सुभाष चंद्र बोस के हर चीज का वो विरोधी करते थे वो. अरे गांधी सेड कि अनकंडीशनल सपोर्ट. इसमें भी एक्चुअली दो ओपिनियन थे. एक लोग थे जैसे नेहरू जी जैसे, वो बोल रहे थे कि हाँ बोलिए. आवाज कट रहा है ऋषभ सर. आपका आवाज काफी कट रहा है सर. आप शायद डिस्कनेक्ट कनेक्ट कीजिए सर. यार एक बार फिर से डिस्कनेक्ट करके फिर से सब लोग ज्वाइन करो, तो भी बहुत लंबा हो गया है, इससे गड़बड़ हो रहा है. पूरा ये चैट ही एंड कर दो ना एक बार. Yeah, end the chat then. ठीक है, मैं स्टार्ट करता हूँ. Okay, we'll do part 2 for topic 4. Okay, lecture 4 it has 2 parts now. So first part I am ending right now. We'll start again in